Zero to God Level, चैप्टर 3111। तसक तसक कितना मार्मिक। गुरु और शिष्य का कितना गहरा रिश्ता है। तीनों के पीछे से एक चंचल आवाज आई। इस आवाज का अचानक प्रकट होना उन तीनों की उम्मीदों से बिल्कुल परे था और इससे वे डर गए। वे तीनों तेजी से पीछे मुड़े और देखा कि उनके सामने अत्यंत अत्याचारी आभा वाली एक आकृति प्रकट हुई। वह सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर चंचल मुस्कान थी। हालांकि वह मानव रूप में था, परितियान मियाओ बता सकती थी कि यह व्यक्ति एक विदेशी जीवन रूप था। इसके अलावा वह एक सम्राट स्तर का जीवन रूप था। निर्णय करना कठिन नहीं था, यहां तक कि अपने चरम अर्थ सम्राट साधना आधार के साथ उसे अभी भी लगता था कि यह व्यक्ति अथाह था। केवल सम्राट स्तर के जीवन रूप और सम्राट स्तर के जीवन रूप ही उसके माध्यम से नहीं देख सके। इसके अलावा इस व्यक्ति के शरीर में दैवीय क्षमता के मजबूत उतार चढ़ाव दिखाई देते थे, उन सम्राट स्तर के जीवन रूपों के विपरीत जो कानूनों के उतार चढ़ाव को दर्शाते थे। कई अत्याचारी सम्राट स्तर के जीवन रूप पूरी तरह से शून्य में विलीन हो सकते हैं, लेकिन सम्राट स्तर के जीवन रूप भिन्न थे। उन्होंने जितनी अधिक मजबूत दैवीय क्षमता विकसित की, उनकी उपस्थिति उतनी ही अधिक स्पष्ट थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में उन्हें पहचाना जाना आसान था। उनके पीछे एक सम्राट श्रेणी का जीवन रूप चुपचाप प्रकट हो गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयावह होगा। फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी जीवन रूपों के बीच द्वेष के आधार पर यदि वे एक दूसरे के विशेषज्ञों से मिले तो वे उन्हें मार डालेंगे। उस व्यक्ति का तो जिक्र ही नहीं जो स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित योजना के साथ आया था। यह आप हैं, सातवें चंद्रमा सम्राट। बूढ़े व्यक्ति ने लगभग तुरंत ही अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली। उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी हुई थी। उसने सोचा था कि वह इसे भूल सकता है, लेकिन अब उसे ये लगभग तुरंत ही याद आ गया। इन सभी वर्षों में वह अपने सम्राट स्तर के खेती के आधार को भी बनाए नहीं रख सका क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। और जिस व्यक्ति ने उसे घायल किया वह कोई और नहीं बल्कि सातवां चंद्र सम्राट था। सातवां चंद्रमा सम्राट, चंद्रमा कबीले का चंद्रमा सम्राट। परितियान मियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके पवित्र पंथ की पूर्वी क्षेत्र में पकड़ नहीं थी, इसलिए उनके पास विस्तृत जानकारी नहीं थी। लेकिन वे अभी भी अतुलनीय शक्तिशाली चंद्रमा कबीले के अस्तित्व को जानते थे। यह अफवाह थी कि इस कबीले का जन्म चंद्रमा से संबंधित था और वे चंद्रमा से संबंधित आध्यात्मिक तकनीकों को विकसित करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। वे टेम्पेस्ट सी क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकतों में से एक थे और उनकी स्थिति फॉर्चून गॉड राजवंश में नाइन नीदरलैंड पंथ की स्थिति के लगभग बराबर थी, शायद इससे भी अधिक। चंद्रमा कबीले में इसमें कोई संदेह नहीं था कि चंद्रमा महारानी का अस्तित्व चरम पर था। पौराणिक चंद्रमा भगवान को छोड़कर जिनके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं, चंद्रमा महारानी को कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। एक पल में उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी कौंध गई। चूंकि उसने गुरु और शिष्य की इस जोड़ी का अनुसरण करने का साहस किया, इसलिए उनके लिए उनके बारे में थोड़ी सी भी समझ न होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। सच में, यह बूढ़ा व्यक्ति अगोचर दिखता था, लेकिन कई साल पहले वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश का एक अद्वितीय जनरल था, जो युद्ध सम्राट का अधीनस्थ था। बाद में, इसकी सुरक्षा के लिए उन्हें स्टॉर्मविंड सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया। एक बार, विदेशी प्राणियों ने स्टॉर्मविंड सिटी पर हमला कर दिया, जो टेम्पेस्ट सी क्षेत्र में फॉर्चून डिवाइन राजवंश की कील स्टॉर्मविंड सिटी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में भीषण युद्ध छिड़ गया। चूंकि वह युद्ध बहुत पहले हुआ था, इसलिए उसे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इसके बजाय वह केवल ये जानती थी कि तब से बूढ़ा व्यक्ति उस झटके से उबरने में असमर्थ था। टेम्पेस्ट सी क्षेत्र के पूर्व सिटी लॉर्ड से वह एक ऐसा अस्तित्व बन गया जो शहर के द्वारों की रक्षा करता था। और उस युद्ध में ये कहा गया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी चंद्रमा कबीले का कोई व्यक्ति था। यदि ऐसा होता तो यह उसके सामने सातवां चंद्रमा सम्राट हो सकता था। ये सोचते हुए उसे अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई।
यह विदेशी प्राणियों का अत्यंत शक्तिशाली सम्राट था। वह अपने हाथ के झटके से उन सभी को मार भी सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी मुझे याद करोगे, बदबूदार बूढ़े आदमी। पहाड़ और नदियां फिर से मिलती हैं। तुम इतने सालों से कायर हो, स्टॉर्मविंड सिटी में छिपे हो और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। भले ही मैं ढूंढना चाहता हूं, तुम्हें मारने का मौका मेरे पास नहीं था। अब आखिरकार मुझे मौका मिल गया है। सातवें चंद्र सम्राट का चेहरा थोड़ा चंचल था, लेकिन बोलते समय वह थोड़ा उग्र भी था। सातवें चंद्रमा सम्राट, आपने पहले ही मेरे स्वामी को उसके सम्राट के फल से वंचित कर दिया है। आपको और क्या चाहिए? उत्कृष्ट युवक तुरंत आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, पीछे हटना। बूढ़े ने झट से डांटा। उनकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि उनके सामने ये शख्स कितना डरावना है। जब वह अपने चरम पर थे तो उनका अंत इस तरह हुआ। अब जब उसका सामना इस व्यक्ति से हुआ था, तो ये कल्पना करना आसान था कि वह किस प्रकार की स्थिति में होगा। मुझे और क्या चाहिए? हा हा हा, मुझे और क्या चाहिए? मैं उसका जीवन चाहता हूँ। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने महान पथ की उत्पत्ति में आत्मविस्फोट किया और मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया, और अपने पीछे एक दाव घाव छोड़ दिया, मैं अभी भी इससे उबर नहीं सका हूँ, और मेरी खेती भी बहुत पीछे चली गई है। मैं बहुत पहले ही एक अजेय राक्षस बन गया होता। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी शिकायत है? सातवें चंद्रमा सम्राट ने बुरी तरह से हंसा, और आभा उसके शरीर पर धीरे धीरे उछाल आया। उसके शरीर से जो आभा निकल रही थी वह अनंत चांदनी की तरह थी, और भयानक आभा उन तीनों पर बंधी हुई थी। विशेष रूप से परी तियान मियाओ और वह युवक जो भीड़ से बाहर खड़े थे, उन पर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। यह एक प्रकार का भयानक दबाव था जो केवल एक सम्राट का था, और इसने उन्हें भयभीत महसूस कराया। आखिरकार एक अर्ध सम्राट केवल एक अर्ध सम्राट ही था, और वह अभी भी एक सम्राट से अतुलनीय था। अगर उनकी आभा का थोड़ा सा भी अंश बाहर निकल गया, तो यह उनके लिए घातक होगा। मैं पिछले कुछ समय से आपका अनुसरण कर रहा हूं। यह अफसोस की बात है कि आप बूढ़े हो गए हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपको एहसास नहीं हुआ कि आप सभी हैं, आज मरने जा रहा हूं। सातवां चंद्र सम्राट जोर से हंसा। उन तीनों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हालात में हालात इतने बदतर हो जाएंगे। खजाना मिलने की खुशी अचानक मारे जाने के खतरे में बदल गई। मैं उसे रोक लूंगा। तुम दोनों जल्दी करो और चले जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, और एक शक्तिशाली आभा भी उसके शरीर से निकलकर सीधे आकाश में फैल गई। हालांकि यह निस्संदेह सातवें चंद्रमा सम्राट की आभा से बहुत कमजोर था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह वास्तव में एक सम्राट की आभा थी। हालांकि वह एक सम्राट के मार्ग का फल भी बरकरार नहीं रख सका, फिर भी वह अतीत में एक सम्राट था। वह थोड़े समय के लिए अतीत के रास्ते का फल जबरन उधार ले सकता था, और फिर भी वह एक हताश लड़ाई लड़ सकता था। मास्टर, उत्कृष्ट युवक दुख में रोने से खुद को नहीं रोक सका। वह पहले से ही समझ गया था कि सातवें चंद्रमा सम्राट को रोकने के लिए पीछे रहने से लगभग निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। कोई अन्य संभावना नहीं थी। इस समय उसके हृदय में अनंत द्वेष और आक्रोश फैल गया। इस समय उन्हें सही मायनों में शक्ति का महत्व समझ में आया। यदि वह पहले से ही सम्राट के स्तर पर होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब इसलिए था क्योंकि वह बहुत कमजोर था। जल्दी करो और चले जाओ। अपनी साधना के स्तर के साथ, भले ही तुम पीछे रह जाओ, तुम क्या कर सकते हो? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, आपको और परी तियान मियाओ को जल्दी करना चाहिए और चले जाना चाहिए। आप दोनों उसके एक हमले को भी नहीं रोक सकते, इसलिए पीछे रहने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति ने सातवें चंद्र सम्राट की ओर देखा और कहा, सातवें चंद्र सम्राट, आपकी खेती पहले से ही छठे क्षेत्र के चरम पर थी। हालांकि इतने वर्षों के बाद ऐसा लगता है कि आपने ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल सुधार हुआ। इसके विपरीत आपकी साधना में काफी गिरावट आई है। अब मुझे देखने दो कि आपने साधना के कितने स्तर छोड़े हैं।
बूढ़े आदमी के शरीर से कानूनों की अंतहीन श्रृंखलाएं तुरंत फूट पड़ी। दाव की असीम लहरें एक विशाल कोकून की तरह उसके चारों ओर लिपट गईं, और दुनिया की सारी आत्मा क्यों ही उसमें समा गई। वाह! बूढ़ा तुरंत उड़ गया और एक पल में उसका पूरा शरीर गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही 7वें चंद्रमा सम्राट के सामने था। एक भयानक शक्ति के साथ, उसने सीधे 7वें चंद्रमा सम्राट पर एक मुक्का मारा। हम्फ, छोटी छोटी तरकीबें। आप अब भी उससे बहुत दूर हैं जो आप हुआ करते थे। 7वें चंद्र सम्राट ने बुरी तरह मुस्कुराया। बूढ़े व्यक्ति ने अभी जिस बात का उल्लेख किया वह उसे सबसे अधिक दुखी करने वाली थी। वह मूल रूप से छठे क्षेत्र के शिखर पर था, और वह लगभग 7वें क्षेत्र में कदम रखने वाला था। हालांकि पहले की तुलना में उन्होंने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की थी। दरअसल वह बहुत पीछे भी चला गया था, और इस सब का मूल कारण बूढ़े आदमी के साथ लड़ाई थी। बूढ़े व्यक्ति के भयानक हमले के सामने 7वें चंद्रमा सम्राट ने बिल्कुल भी चकमा नहीं दिया। वैसे ही उसने जोर से अपनी हथेली नीचे पटकी और वह वहीं पर बूढ़े आदमी से टकरा गई। बूम! टक्कर की भयानक आवाज सुनाई दी। सभी प्रकार के कानून बेतहाशा नृत्य कर रहे थे, और भयानक दिव्य प्रकाश अतुलनीय रूप से चकाचौंध था। एक पल में, यह एक भयानक सदमे की लहर में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। पीएफएफ्ट, उत्कृष्ट युवक और परी तियान मियाओ, जिनके पास चकमा देने का भी समय नहीं था, को सीधे उड़ान भर दिया गया, और उन दोनों ने मुंह से खून उगल दिया। दोनों की आंखों में खौफ की झलक थी जिसे सिर्फ दूसरा ही समझ रहा था। दूसरों के लिए संप्रभु सम्राटों की भयानक लड़ाई को इतनी करीब से अनुभव करना शायद एक दुर्लभ अवसर था जिसके बारे में केवल किंवदंतियों में ही सुना गया था। हालांकि उस पल, उन दोनों को केवल यह महसूस हुआ कि मौत करीब आ रही है। यह इतना अत्यावश्यक था कि यदि बूढ़े व्यक्ति ने अभी सदमे की लहर की अधिक शक्ति को उनके लिए नहीं फैलाया होता, तो शायद वे मौके पर ही विस्फोट से मर जाते। कोई अपवाद नहीं होता। जल्दी करो और निकल जाओ। उसी समय, विस्फोट के केंद्र से एक भयंकर चीख सुनाई दी, और तुरंत एक आकृति उड़ती हुई चली गई। उन दोनों ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति की पूरी बांह खून से लथपथ थी, और उसकी छाती पर किसी जगह हथेली से वार किया गया था। उसकी छाती पर एक चौंका देने वाला गड्ढा था, और ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी छाती फटने वाली हो। ये स्पष्ट था कि अभी अभी टक्कर में उसे बहुत चोट लगी थी, और वह लगभग पीट पीट कर मर गया था। उस पल उन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी सपने से जागे हों। हालांकि वह उत्कृष्ट युवक द्वेष और क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास दूर तक उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? 7वें चंद्र सम्राट ने बुरी तरह मुस्कुराया, और वह उन दोनों पर हमला करने वाला था। अचानक, घाटी से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा आई, और एक अत्यंत ठंडी आवाज सुनाई दी। तुरंत घाटी छोड़ दो, या मर जाओ। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।